हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन के एक्सरसाइज के लास्ट लेक्चर में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में देखो, बताने जैसा कुछ खास है नहीं। ठीक है। तो इसमें एक्सप्लेन करने से बेहतर यही होता है कि हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करें और क्वेश्चंस के थ्रू सीखें कि आखिर हमें क्या, कैसे, किस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है। तो इसमें आप लोगों को कोई भी एक रेट दिया रहेगा, जैसे इसमें कुछ कुछ दिया है तो हम लोग बाद में पढ़ के देखेंगे। ठीक है। जैसे आप लोगों को कोई एक रेट दिया रहेगा, जैसे सपोज बोल दिया कि भैया डी वाई बाई डी टी जो है वो प्रोपोर्शनल है किसी क्वांटिटी के। ठीक है। या फिर किसी वेरिएबल के प्रोपोर्शनल है, सपोज वाई के। सो डी वाई बाई डी टी बराबर आ जाएगा के वाई। राइट, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के जब हम इक्वल लगाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई वाई बराबर के डी टी। इंटीग्रेट करोगे तो ये बन जाएगा लॉग वाई बराबर के टी प्लस सी। ठीक है। और ये इक्वेशन बनने के बाद हम कुछ कुछ कंडीशंस का यूज करके इसमें चेंजेस वेंजेस कर करके लास्ट में आंसर निकालते हैं। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन करते हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब एक जगह है जहाँ पे बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है। ठीक है, मतलब ये लोग बैक्टीरिया को पाल रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। ओके गाइस, तो मुझे पता ही नहीं चला रिकॉर्डिंग कब ऑफ हो गई। तो ये सब मैं इरेज करके दोबारा पढ़ाता हूँ। भाई ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, मैं क्या करूँगा बताओ। नहीं, अब मैं क्या करूँ बताओ। इरेज करो, चलो ठीक है, इरेज करने के बाद मिलता हूँ। तो देखो यार, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है। ठीक है। तो आपको मतलब हर क्वेश्चन में अलग अलग करना हो सकता है, लेकिन शुरू के कुछ स्टेप्स है ना जो कि हर क्वेश्चन में सेम रहने वाले हैं। तो वो शुरू के स्टेप्स क्या रहेंगे और हर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूँ। ठीक है। सो देखो, ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, हाउ टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करना है। देखो, इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। ठीक है, जो भी कंडीशन आपको दिया रहे। सो फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जो भी कंडीशन दिया रहे उसके हिसाब से। ठीक है। ओके। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप सॉल्व दैट डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट इक्वेशन। अब क्या करना है, अब आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बनाई उसको सॉल्व करो ताकि आपको इक्वेशन मिले। ठीक है। अच्छा, अब जो आपको इक्वेशन मिली है ना, उसमें फाइंड सी, उसमें आप लोग सी की वैल्यू पता करो बाय पुटिंग टी बराबर जीरो। ठीक है, जो भी आपको इक्वेशन मिली है उसमें आप सी की वैल्यू पता करो बाय पुटिंग टी बराबर जीरो। अब यहाँ पे ये चौथा स्टेप जो है ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में होगा, और हो सकता है कई क्वेश्चन में ना हो, 99% क्वेश्चन में ये स्टेप करना है। क्या, फाइंड के बाय यूजिंग कंडीशन वन। ठीक है, बाय यूजिंग कंडीशन वन, दो कंडीशन दी होगी हमेशा क्वेश्चन में। और फिफ्थ स्टेप क्या है, फिफ्थ स्टेप फाइंड फाइनल आंसर, फाइंड फाइनल आंसर बाय यूजिंग फाइनल इक्वेशन, फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, फाइनल इक्वेशन। तो पांच स्टेप्स है बेसिकली। पहला स्टेप जो हर एक में कॉमन है कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, जो भी कंडीशन दी है उससे। दूसरा स्टेप, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक इक्वेशन लानी है, सब में कॉमन। तीसरा स्टेप, सी पता करना है टी को जीरो पुट करके, सब में कॉमन। चौथा स्टेप शायद कुछ में कॉमन रहे कुछ में ना रहे, इसमें आपको क्या करना है, के पता करना है कंडीशन को यूज करके, कंडीशन वन को यूज करके आपको के की वैल्यू पता करनी है। और लास्ट स्टेप क्या है, फाइनल आंसर पता करो फाइनल इक्वेशन यूज करके। फाइनल इक्वेशन मतलब जब के की वैल्यू पता कर लोगे तो एक फाइनल इक्वेशन बनेगी, तो उस इक्वेशन को यूज करके जो आप फाइनल आंसर पता करोगे वो है पांचवा स्टेप। तो बोलने में तो मजा आता है, सुनोगे बोलोगे बड़ा मजा आएगा, जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करते हैं। बाकी कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सिर्फ दो क्वेश्चन देख के मत भाग जाना, तीन क्वेश्चन देख के जाना। ठीक है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है और वो सबसे अलग है। मतलब इसमें कुछ 12 क्वेश्चन है, 12 में से दो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे है और बाकी 10 अलग है। तो वो बाकी 10 जो अलग है वो सब सेम है, मतलब बाकी 10 एकदम सेम है। ठीक है, एक ही फॉर्मेट के, जो फॉर्मेट मैंने अभी बताया। और जो मैंने 99% में 1% बचा है ना, वो 1% न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। मतलब उसमें कुछ और पुट करके तुम्हें कुछ और करना पड़ेगा। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का एक क्वेश्चन देख लेना, और बाकी ये पहला दो क्वेश्चन देख लो, उसके बाद चाहिए तो जा सकते हो। चलो देखो, सॉल्विंग शुरू करते हैं। तो इसमें क्या बोला, इसमें देखो कंडीशंस कैसे कैसे बोलती है। तो इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, मतलब बैक्टीरिया कल्चर कर रहे हैं। जान प्यारी नहीं है इन्हें गाइस, बैक्टीरिया कल्चर कर रहे हैं। एक भी बैक्टीरिया अगर लग गया तो कल्चर हो जाएंगे इन लोग।
सो रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। मतलब जो रेट ऑफ इंक्रीज है बैक्टीरिया का, जैसे जैसे बैक्टीरिया जो बढ़ रहे हैं, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है वो कितने हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने बैक्टीरिया हैं उन्हें एक्स मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बी एक्स। हमने मान लिया भैया एक्स बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है। तो सो रेट ऑफ इंक्रीज किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट के, ठीक है। सिंस रेट ऑफ इंक्रीज, अच्छा हाँ, अगर रेट ऑफ डिक्रीज बोला होता तो आप माइनस साइन लगाते, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन लगाते। कब? जब डिक्रीज बोला होता। फिलहाल रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, ठीक है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रेट ऑफ इंक्रीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? रेट ऑफ इंक्रीज को मैं लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी। ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये एक्स के प्रोपोर्शनल है। एक्स को नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट, तो यही तो हमारा कह रहा है क्वेश्चन। अब हम जानते हैं कि कभी भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पे आता है एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के, तो यहाँ पे आ गया के, ठीक है। अब देखो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बना ली। दूसरा स्टेप क्या है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड करो। सो देयरफॉर इसको कैसे सॉल्व करते हैं? वेरिएबल सेपरेबल कर लो, dx के साथ x ले लो और k के साथ dt ले लो। फिलहाल k तो कांस्टेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो देखो इंटीग्रेट होके क्या आएगा? 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x बराबर के टी प्लस सी, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन 1। तो हमने अब इक्वेशन पता कर ली। तीसरा स्टेप क्या है? t को 0 पुट करके c की वैल्यू पता करो, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इनिशियल टाइम पे जब t बराबर 0 था तो उस समय जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो एक्स नॉट थे। हम मान लेते हैं कि t बराबर 0 पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो एक्स नॉट थे। सो देयर फोर लॉग एक्स नॉट बराबर आ जाएगा k इंटू 0 प्लस सी। सो देयर फोर सी की वैल्यू आ जाएगी लॉग एक्स नॉट। मतलब शुरू शुरू के समय में जब सब कुछ काम शुरू हुआ था तो कितने बैक्टीरिया थे? एक्स नॉट। वो हमने मान लिया, इनिशियली जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमने मान लिया एक्स बराबर एक्स नॉट। सो देयर फोर पुट c बराबर log x नॉट इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन 1 में डाल देते हैं c बराबर log x नॉट को। सो देयर फोर log x बराबर के टी प्लस log x नॉट, ठीक है, ठीक है। इस log x नॉट को यहाँ भी कर सकते हो, तो ये हो जाएगा log x माइनस log x नॉट बराबर के टी। अब देखो log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n होता है। सो देयर फोर ये हो जाएगा log x अपॉन x नॉट बराबर के टी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया हमारा? इक्वेशन नंबर 2। अब कंडीशन 1 का यूज करके हमें के पता करना है। कंडीशन 1 देखो यहाँ पे क्या बोली है? कंडीशन 1 बोली है इफ इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। मतलब जो एक्स नॉट है, जो शुरू में बैक्टीरिया थे, वो डबल हो जाते हैं 4 घंटे में। सो मतलब कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन कहती है व्हेन टी बराबर 4, तो जो एक्स है वो हो जाता है 2x नॉट। ये क्या है? ये हमें गिवन है, राइट। तो इसे हम लोग डाल देते हैं इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा log 2x नॉट अपॉन एक्स नॉट। देखो ये हो जाएगा log x की जगह आ जाएगा 2x नॉट अपॉन एक्स नॉट बराबर के टी, मतलब k इंटू 4। तो बेसिकली देखो k की वैल्यू आ गई log 2 इज इक्वल्स टू 4k। तो k की वैल्यू आ गई 1/4 log 2, ठीक है। अब k की वैल्यू डाल दो इक्वेशन 2 में। सो पुट k बराबर 1/4 log 2 इन इक्वेशन 2। टेंशन मतलब सारे स्टेप्स करेक्ट है, ठीक है। इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा log x बाय एक्स नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 log 2 इंटू टाइम, मतलब ये t। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला है 12 साल बाद कितने बैक्टीरियाज रहेंगे। सो पुट t बराबर 12, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है 12 साल बाद कितने बैक्टीरिया रहेंगे, ठीक है। सो log x अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल्स टू आ गया 1/4 log 2 और t की जगह आ गया 12। तो इस 4 से जब इस 12 को काटोगे तो ये आ जाएगा 3। तो log x अपॉन एक्स नॉट की वैल्यू आ गई 3 log 2। क्या वैल्यू आ गई? 3 log 2। अब इस 3 को 2 के टकले पे भेज दो। सो देयर फोर log x अपॉन एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी log 2 का क्यूब, राइट। तो अब ये log उड़ सकता है। सो देयर फोर x अपॉन एक्स नॉट की वैल्यू आ जाएगी 8।
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x हो जाएगा 8 टाइम्स x0 इन 12 ईयर्स। तो इसका मतलब क्या है, बैक्टीरिया हो जाएगा 8 गुना, और गुना ही पूछा है आपसे। सो देयर फोर बैक्टीरिया विल बी 8 टाइम्स आफ्टर 12 ईयर्स। और आप ये मतलब कॉमन सेंस से भी कैलकुलेट कर सकते थे कि 6 साल में अगर डबल हो रहा है, सॉरी 4 साल में अगर डबल हो रहा है, तो अगले 4 साल में फिर डबल होगा, मतलब अगले 4 साल में हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, मतलब 4 साल में डबल हुआ, फिर अगले 4 साल जोड़ दो तो 2 दूनी 4 हुआ, 8 साल में 4 गुना हुआ, फिर और 4 साल जोड़ दो तो और 4 साल में इसका डबल होगा, तो 4 दूनी 8, तो 12 साल में 8 गुना होगा। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में वही पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स बैक्टीरिया आर इंक्रीज इन 12 आवर्स। तो बेसिकली आ गया 8 गुना बढ़ जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, मतलब 60 साल में उनकी पॉपुलेशन डबल होती है, तो कितने साल में ट्रिपल हो जाएगी, मतलब टी अब की बार निकालना है, और एक्स बराबर 3x0 बोल दिया है। अज्यूमिंग दैट रेट ऑफ इंक्रीज इन प्रपोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, मतलब जितने लोग वहां पे रहते हैं उसके प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इंक्रीज। तो हम क्या करेंगे, हम जितने लोग रहते हैं उनको एक्स मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इनहेबिटेंट्स बी एक्स। ठीक है, जितने लोग रहते हैं हमने उनको मान लिया एक्स, बी एक्स। ओके, सो देयर फोर rate of increase is proportional to x, is proportional to number of inhabitants। तो inhabitants के ये प्रोपोर्शनल है कौन, रेट ऑफ इंक्रीज। किसी भी चीज में अगर रेट लग जाता है मतलब वो डिवाइडेड बाय dt है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है dx बाय dt जो है वो प्रोपोर्शनल है x के। सो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा कौन, k। तो ये dx बाय dt आ गया kx, तो ये हो गया 1/x dx बराबर k dt। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दोगे तो ये इस साइड आ जाएगा 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, और इस साइड आ जाएगा के टी प्लस सी। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं कि भैया जब t बराबर 0 था तब x बराबर x0 था। सो व्हेन, ऐसे लिख सकते हो इनिशियली, वैसे भी चलेगा, ठीक है, कोई वो नहीं है। सो इनिशियली व्हेन t बराबर 0, तो x बराबर x0 रहा होगा, मतलब शुरू की बात करें तो उस गांव में इतने लोग शुरू से ही रह रहे थे, तो ये हो जाएगा log x0 इज इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सी। तो सी बराबर आ जाएगा log x0। ठीक है, और इसको दे दो इक्वेशन 1। सो पुट सी बराबर log x0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में सी बराबर log x0 डाल दो। सो देयर फोर, ठीक है, देयर फोर log x बराबर के टी प्लस log x0। अब log x0 को इस साइड लेकर आओगे तो ये बन जाएगा log x अपॉन x0 इज इक्वल्स टू के टी। समझ गए हो ना कैसे बन रहा है, log x0 इधर आया तो ये बना log x माइनस log x0, और log m माइनस log n होता है log m अपॉन n। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब कंडीशन का यूज करके आपको k पता करना है, तो कंडीशन क्या बोली है, कंडीशन बोली है पॉपुलेशन डबल्स इन 60 ईयर्स, मतलब व्हेन t बराबर 60, x बराबर हो जाएगा 2x0, मतलब 60 साल में डबल हो रही है ना, तो t बराबर 60 पे क्या हो जाएगा x, 2x0। सो देयर फोर log x की जगह आ गया 2x0 अपॉन x0 बराबर k की जगह आ गया k, और t की जगह आ गया 60। सो देयर फोर k की वैल्यू आ जाएगी log 2 इज इक्वल टू 60k। तो इसका मतलब k की वैल्यू आ जाएगी 1/60 log, k की वैल्यू आ जाएगी 1/60 log 2। अब इसको इक्वेशन 2 में डाल दो। सो पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में k डाल दोगे तो ये आ जाएगा log x अपॉन x0 इज इक्वल्स टू 1/60 log 2, और यहाँ पे है t। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि 3 टाइम्स कब बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। ठीक है, सो हमें पता करना है x बराबर 3x0 कब होगा, t बराबर किस टाइम पर x बराबर 3x0 होगा। सो वी हैव टू फाइंड व्हेन x बराबर 3x0, सो वी हैव टू फाइंड व्हाट विल बी t। सो देयरफॉर ये आ जाएगा log 3x0 अपॉन x0
इज इक्वल्स टू 1/60 log 2 इंटू टी। तो ये x नॉट खत्म, तो ये आ गया log 3 बराबर 1/60 log 2 इंटू टी। तो हमें टी चाहिए, तो हम लोग टी निकाल लेते हैं। देखो टी बराबर आ जाएगा 60 log 3 अपॉन log 2। टी बराबर क्या आ जाएगा 60 log 3 अपॉन log 2। ठीक है, बट ये सब नेचुरल लॉग्स है। देखो तो हम क्या करते हैं, इन्हें बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो टी बराबर आ जाएगा 60 इंटू log 3 का बेस 10 हो जाएगा 2.303 log 3 टू द बेस 10। फिजिक्स में पढ़े हो ना कि log e और log 10 के बीच में रिलेशन क्या होता है, log e बराबर 2.303 इंटू log 10 होता है। ठीक है, सो ये हो गया 2.303 log 2 टू द बेस 10। तो बेसिकली इसका कोई सेंस नहीं था, बट मैंने लिखा क्योंकि अब अगर मैं बोलता तो वो कम समझ में आता तुम्हें, तो मैंने लिख के दिखा दिया। सो टी बराबर आ जाएगा 60। log 3 की वैल्यू होती है 0.47 और log 10 की वैल्यू होती है 0.3010। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, और 32 जा 60, तो 2 इंटू 47 आ जाएगा 94। इसका मतलब 94 ईयर्स के बाद हालात वैसे हो जाएंगे। कैसे? पॉपुलेशन जो है वो ट्रिपल हो जाएगी। ठीक है, पॉपुलेशन कब ट्रिपल हो जाएगी? आफ्टर 94 ईयर्स। तो यहाँ पे लिखो पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल आफ्टर 94 ईयर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे log 3 और log 2 की वैल्यू दे रखी थी। ओके, तो आप लोग ये वैल्यू डाल के निकाल लेना, वैसे तो फर्क आना नहीं चाहिए, बट ठीक है आप लोग ये वैल्यू डाल के निकाल लेना। ठीक है, थोड़ा ही फर्क आएगा, शायद वो 93 या 95 आए। ओके, तो ये ले लो क्वेश्चन नंबर 2। आइए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करते। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वैसे तो मैंने फिजिक्स में आपको 11th में पढ़ाया है, बट मुझे पक्का है कि ना आप भूल गए हो। चलिए दोबारा पढ़ते। इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस इन 30 मिनट्स, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 आवर। ये तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो हमेशा लेट थीटा बी द, थीटा नॉट बोल दो, थीटा नॉट बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, एट टाइम टी। टाइम टी पर इसका टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं थीटा नॉट। और सराउंडिंग टेम्परेचर कितना दिया है? सराउंडिंग टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। सो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देखो क्या कहता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि जो रेट ऑफ कूलिंग है, मतलब जो डी थीटा बाय डी टी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉडी के टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस के। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा माइनस 25 के। ठीक है, मतलब 25 क्या? सराउंडिंग टेम्परेचर, और थीटा नॉट मान लो बॉडी का टेम्परेचर। तो इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो देयर फोर डी थीटा बाई डी टी आ जाएगा। अब देखो ये ऑब्जेक्ट कूल हो रहा है, तो बेसिकली इसलिए यहाँ पे जो के है वो माइनस में आता है, तो माइनस के थीटा माइनस 25। ठीक है, तो अब इसको वेरिएबल को चेंज करो, तो ये आ गया 1/थीटा-25 डी थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो देयरफॉर इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log थीटा माइनस 25, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस के टी प्लस सी। ओके, अब देखो सी पता करने के लिए आपको कंडीशन इसमें दी होगी, इसमें खुद से नहीं मानना है। सो इसमें बोल रहा है बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री सेल्सियस से कूल हो रही है, मतलब जब टी बराबर 0 था तो उसका टेम्परेचर कितना रहा होगा? उसका टेम्परेचर रहा होगा 80 डिग्री। सो व्हेन टी बराबर 0, थीटा बराबर 80। ठीक है, ये आपको गिवन है, तो इसीलिए मैंने बोला 1% केस में ऐसा होगा कि कुछ और रहेगा। सो देयर फोर ये आ जाएगा log 55, 80 माइनस 25 इज 55। तो ये आ गई सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू आ गई log 55। इस log 55 को आप डाल दो इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 में। सो देयर फोर ये आ गया log थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log 55। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 80 से 50 डिग्री गया 30 मिनट में। तो जब टी बराबर 30 है, तब उसका टेम्परेचर कितना आ गया है? तब उसका टेम्परेचर 50 आ गया है। तो अब इससे आपको के निकलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब टेम्परेचर 50 आ गया है बॉडी का, ठीक है, जब टेम्परेचर 50 आ गया है बॉडी का, तो उस समय समय क्या हो रहा है? 30 मिनट। सो व्हेन टी बराबर 30, तब उसका जो थीटा है वो आ चुका है 50। राइट, चलो वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे। सो log 50 माइनस 25, इस इक्वेशन 2 को सॉल्व करो, तो यहाँ पे आ जाएगा log 50 माइनस 25
बराबर माइनस के और टी है 30। वैसे देखो यहाँ पे 1 आवर दिया हुआ है, तो इस 30 को चाहिए तो 1/2 पुट करो। ठीक है, ऐसे लिखो 30 मिनट इज इक्वल्स टू 1/2 आवर्स। तो इसको 1/2 पुट करो, ठीक है, यूनिट सेम रखना चाहिए वरना आंसर गलत आएगा। प्लस लॉग 55, या तो अगर इसको 30 पुट कर रहे हो तो उसको फिर 60 पुट करना। चलो ठीक है, इसको 30 पुट करो, उसको 60 पुट कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया के इंटू 30। तो आ गया लॉग 25, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 30 प्लस लॉग 55। तो इस 30 के को उस साइड ले जाओ। सो 30 के इज इक्वल्स टू आ गया लॉग 55 माइनस लॉग 25। ठीक है, तो के की वैल्यू देखो आ जाएगी 1/30, और लॉग एम माइनस लॉग एन में फॉर्मूला लग जाएगा लॉग एम अपॉन एन का, तो लॉग 55/25। ठीक है, अब इस के की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। सो पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2। ठीक है, एक ही कलर से हो गया, आई एम सॉरी, कलर अभी बदलते हैं। तो इक्वेशन 2 में डाल देते हैं हम लोग के की वैल्यू को। सो लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू 1/30, लॉग इसको काटोगे तो आ जाएगा 11/5, और ये लॉग 55। ठीक है, और यहाँ पे टी भी है। तो अब हमें क्या पता करना है कि टी बराबर 60 मिनट पे थीटा कितना है। सो व्हेन टी बराबर 60, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता करना है। राइट, ओके, तो आइए रिजॉल्व करते हैं। सो लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू -1/30, ये हो गया लॉग 11/5, और टी क्या डाला यहाँ पे, टी डाला हमने 60, और प्लस लॉग 55। ठीक है, तो ये 30 2 जा 60 हो गया, और इस 2 को हम लोग लॉग के अंदर, अच्छा ध्यान से देखो, ये हुआ लॉग थीटा माइनस 25, और ये हुआ -2 लॉग 11/5। ठीक है, और ये हुआ लॉग 55। ठीक है, अब ये जो -2 है ये मैं लॉग के टकले पे भेज देता हूँ। सो लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू लॉग 11/5 हो जाएगा 5/11, और पावर हो जाएगी 2, और ये लॉग 55। ठीक है, सो लॉग थीटा माइनस 25 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग एम प्लस लॉग एन, जो कि होता है लॉग एम इंटू एन। तो 5 का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121 मल्टीप्लाइड बाय 55। ठीक है, लॉग लॉग काट दो। सो मतलब थीटा माइनस 25 की वैल्यू क्या है, ये है। तो 25 इंटू 55, 11 से देखो कट रहा है, 11 5 55, 11 11 जा 121, तो ये आ जाएगा 125/11। सो थीटा बराबर आ जाएगा 125/11 प्लस 25। तो 25 11 जा कितना होता है, 25 11 जा 275 होता है। तो 125 प्लस 275/11। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 400/11। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 11 तिया 33, 11 छक्का 66, फिर 11 तिया 33, फिर 11 छक्का 66, तो थीटा आ जाएगा 36.36 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 1 आवर। समझा कैसे किया, समझना जरूरी है, देखो समझा, समझ में आया क्या कैसे किया हम लोगों ने, नहीं समझा। देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने सराउंडिंग टेम्परेचर लिखा और बॉडी का टेम्परेचर लिखा। अब इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर 80 था, 80 था, तो टी बराबर 0 पे थीटा 80 था, और जब थीटा 50 हुआ तो टाइम कितना गुजर चुका था, 30। तो हमने थीटा बराबर 80, टी बराबर 0 से सी की वैल्यू पता की, और टी बराबर 30 और थीटा बराबर 50 से के की वैल्यू पता की, और टी के और सी मिल गया। तो उसके बाद हमने एक आंसर निकाल लिया टी बराबर 60 डाल के। तो एक बार और देखो चाहिए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ रहा। सो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, फिर से बैक्टीरिया आ गया, तो फिर से वही करना है। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बी एक्स। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट बी एक्स। ठीक है, जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है हमने मान लिया एक्स। ओके, और ये प्रोपोर्शनल किसके, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट। ठीक है, टू नंबर प्रेजेंट। तो इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ये है कि भैया सिंस रेट ऑफ ग्रोथ इसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब dx/dt जो है वो x के प्रोपोर्शनल है, और बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। जब इक्वल साइन आएगी तो वहां पे k जो है वो प्लस में आएगा, तो ये आ गया kx। ठीक है, ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सी हो गया 1/x इज इक्वल्स टू k dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो आपको आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी।
log x इक्वल टू के टी प्लस सी। अब बोला इनिशियली 1000 बैक्टीरिया थे, है ना। इफ इनिशियली देयर वेयर 1000 बैक्टीरिया, सो व्हेन t बराबर 0, x बराबर x नॉट नहीं, अब की बार बोल दिया x बराबर 1000, सो देयर फोर ये आ जाएगा log 1000 इज इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस सी, मतलब c की वैल्यू आ गई है log 1000। ठीक है, अब इसको आप लोग इस इक्वेशन में डाल दो, इसको इक्वेशन 1 बोल के इस इक्वेशन में डाल दो, राइट। सो देयर फोर लॉग एक्स बराबर के टी प्लस लॉग एक्स बराबर के टी प्लस लॉग 1000 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है यहाँ पे, ठीक है, इफ द एंड द नंबर डबल इन 1 आवर, मतलब x बराबर 2x नॉट हो जाता है। ठीक है, मतलब 1000 इनिशियली था, 1000 इनिशियली था, ठीक है, और 1 घंटे में डबल हो रहा है ना, 1 घंटे में डबल हो रहा है, तो इसका मतलब 2000 हो गया 1 घंटे में। व्हेन टी बराबर 60 मिनट्स, एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया 2000, तो इसका मतलब ये हो गया log 2000 इज इक्वल्स टू 60k प्लस log 1000। अब इस log 1000 को वहां भेज दो, ये हो जाएगा log 2000 अपॉन 1000, समझ रहे हो ना, log m माइनस log n होगा तो फिर log m अपॉन n हो जाएगा, और ये 60k, ये सब पूरा खत्म। सो k बराबर आ जाएगा 1/60 log 2, ये हो गया k 1/60 log 2। ओके, अब क्या पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 घंटा, तो 5/2 आवर्स के बाद हमें बैक्टीरिया पता करने हैं। तो फिलहाल k की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2 में। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू ऑफ k डाल देते हैं। सो देयर फोर लॉग एक्स बराबर आ जाएगा, लॉग एक्स बराबर आ जाएगा, k क्या है 1/60 log 2 प्लस log 1000, और ये यहाँ पे t से मल्टीप्लाइड भी है। ठीक है, तो t का मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ लिख ले रहे हैं, नेवर माइंड। ठीक है, हम लोग t का मल्टीप्लीकेशन यहाँ लिख ले रहे हैं, सी हो गया t। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है 2.5 घंटे बाद पता करो, तो 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, क्योंकि तुमने t बराबर 60 डाल दिया था ना, तो 2.5 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 मिनट, तो 2.5 घंटे में 150 मिनट, तो t बराबर 150 तुम्हें पता करना है। सो व्हेन t बराबर 2.5 आवर्स, मतलब 150 मिनट्स, तो उस समय हमें क्या पता करना है, उस समय हमें पता करना है x, तो x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो log x बराबर आ गया, t की जगह हमने डाल दिया 150, 150 अपॉन 60, और यह log 2 और प्लस log 1000। ठीक है, ये हो गया 60, ये 60 से ये खत्म, तो log 1000 को उस साइड ले जाओ, तो ये आ गया log x माइनस log 1000 इज इक्वल्स टू 15/6, जब 3 से कटेगा तो ये आएगा 5/2 log 2, राइट। तो log x माइनस log 1000 आ जाएगा log x अपॉन 1000, और ये हो जाएगा log 2 की पावर 5/2। 5/2 को कैसे रिजॉल्व करते हैं, बहुत आसानी से रिजॉल्व करते हैं, अभी बताता हूँ देखो। अब देखो log log कट गया दोनों साइड से, तो इसका मतलब जो x/1000 है वो इक्वल आ गया 2 की पावर 5/2। 2 की पावर 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1/2, राइट। सो देयर फोर एक्स बराबर आ गया 1000 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया √2, तो एक्स बराबर आ गया 1000 इंटू 4, और √2 होता है 1.414, तो 1.414 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1414, और 1414 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 5656, तो एक्स बराबर आ जाएगा 5656, मतलब 2.5 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया हैं, 5656 बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया, सिर्फ एक बैक्टीरिया आपकी जान लेने के लिए काफी है। ठीक है, तो भाई लग गया इनको, अगर तो कल्चर ही करते रह जाएंगे। सो देयर फोर देयर विल बी 5625 bacteria, sorry 5656 bacteria after 2.5 hours। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जमा, समझ में आ रहा है ना बढ़िया से, तो बस वही है, सॉल्व करते जाओ और क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन मतलब खत्म होना, तो इसमें भी बेसिकली माइनस ही आता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़े रहोगे तो ये तो कुछ नहीं है यार, ये इंटीग्रेशन का तो उसमें बहुत क्वेश्चन करते हैं हम, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का, तो ये बहुत क्वेश्चन करते हैं हम लोग फिजिक्स में। फिलहाल इसमें बोला है ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, तो हम लोग इसमें मास को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, लेट द मास ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, एम ओम नहीं मानने का यार, मैं देखता हूँ कई लोग पॉपुलेशन डेंसिटी में पी मान लेते हैं, मास में एम मान लेते हैं, नहीं, एक्स ही मानो सबको, खाली वो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में थीटा मानो, बस यहाँ हर जगह एक्स मानो।
ठीक है, लेट द मास ऑफ रेडियो, वरना कंफ्यूजन होगा फालतू में। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी, या फिर एट टाइम टी, कुछ भी बोल सकते हो, बी एक्स। ठीक है, सो सिंस रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन is proportional to its mass, देयरफॉर जो dx बाई dt है वो किसके प्रोपोर्शनल है? वो प्रोपोर्शनल है x के, राइट। सो देयरफॉर dx बाई dt जो है वो इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स। माइनस के एक्स क्यों? क्योंकि कम हो रहा है ना, इंटी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। डिसइंटीग्रेट होना मतलब, इंटीग्रेट होना मतलब जुड़ना, तो डिसइंटीग्रेट मतलब तोड़ना मतलब अलग होना। ठीक है, सो इसको सॉल्व कर लो तो ये हो गया 1/x dx बराबर माइनस के डी टी। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दोगे तो ये आ जाएगा लॉग एक्स, ये आ जाएगा माइनस के टी प्लस सी। तो अब टी बराबर जीरो पे कुछ दिया है क्या? फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम, मतलब ओरिजिनल मास 1.5 ग्राम था, तो मतलब जब टी बराबर जीरो था तो मास 1.5 ग्राम था। ठीक है, सो व्हेन, वही है, मतलब देखो इसमें हर क्वेश्चन में आपको एक नई चीज आ जाएगी, तो इसलिए इसका कोई पैटर्न नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग से ही सिखाते हैं हमेशा इसको। ठीक है, तो जब टी जीरो है तो एक्स जो है वो 1.5 ग्राम है। 1.5 मतलब 3/2 भी उसको हम लिख सकते हैं, तो ये हो गया log 3/2 बराबर के इंटू जीरो प्लस सी, मतलब सी की वैल्यू हो गई log 3/2। सो पुट सी बराबर log 3/2 इन इक्वेशन वन। ठीक है, log 3/2 इन इक्वेशन वन। अब आप बोलोगे इक्वेशन वन तो है नहीं, अरे ये रही ना। सो देयर फोर आपका आ गया log x इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस log 3/2। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच 1.5 विल बी कन्वर्टेड इनटू 0.5, मतलब 0.5 कब हो जाएगा उसका टाइम पता करो। तो यहाँ पे के निकालने का कोई कंडीशन नहीं दिया है। ठीक है, तो फिर नहीं निकालेंगे, जब के निकालने का कंडीशन ही नहीं दिया तो निकालेंगे कैसे? तो फिर बिना के निकाले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सो देयर फोर वेन एक्स बराबर 0.5 ग्राम, हमें पता करना है टी कितना होगा। ठीक है, तो रिजॉल्व करते हैं, आइए। ठीक है, सो देयर फोर लॉग 0.5, 0.5 मतलब 1/2, लॉग 1/2 बराबर माइनस के इंटू टी प्लस लॉग 3/2। ठीक है, सो देयर फोर के टी को यहाँ ले आ जाओ, तो के टी बराबर आ जाएगा लॉग 3/2 माइनस लॉग 1/2, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, तो के टी बराबर हो जाएगा लॉग एम अपॉन एन, मतलब 3/2 अपॉन 1/2। तो ये टू से ये टू खत्म, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 1/k लॉग 3। तो ये हो जाएगा इसका आंसर के टर्म्स में। ठीक है, तो टी की वैल्यू हो गई के 1/k लॉग 3। ओके, तो अब लास्ट में स्टेटमेंट में लिख दोगे क्या? देयर फोर आफ्टर 1/k लॉग 3 टाइम, या फिर लॉग 3 यूनिट टाइम मास विल बी, ठीक है, विल बी डिसइंटीग्रेटेड डिसइंटीग्रेटेड टू फ्रॉम 1.5 टू 0.5। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेटमेंट जरूरी है, और यूनिट भी जरूरी है, हाँ, तो ग्राम लिखो यहाँ पे तो सब कुछ जरूरी है यार, तो ध्यान से करना, कभी मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना, मतलब खुद को, मैं तो अब बना ही चुका हूँ वीडियो। ठीक है, तो ये पांचवा क्वेश्चन हो गया, चलिए छठा करते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन भी यहीं कहीं होगा, ये रहा सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में बोला है रेट ऑफ डिके ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं अमाउंट जो प्रेजेंट है वो है एक्स। सो लेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनी टाइम टी बी एक्स। ठीक है, हमने एक्स मान लिया, और यहाँ पे बोला है, क्या बोला है? सिंस रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, तो जितना अमाउंट प्रेजेंट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब जो डी एक्स बाय डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के, तो इसका मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो यहाँ पे आएगा माइनस। माइनस क्यों? क्योंकि डिके हो रहा है ना, खत्म हो रहा है, तो माइनस के एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दो भाई, इक्वेशन बनाओ अब। सो देयर फोर ये आ गया 1/x डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के डी टी।
सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा आपका 1/x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस के टी प्लस सी। इसको दे दो इक्वेशन 1। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, देयर आर 25 ग्राम ऑफ सर्टेन सब्सटेंस एंड 2 hours लेटर इट इज फाउंड दैट 9 grams आर लेफ्ट। मतलब इनिशियली 25 ग्राम था, ठीक है। सो व्हेन टी बराबर 0, एक्स बराबर 25, व्हेन टी बराबर 0, एक्स बराबर 25, सो देयर फोर ये आ जाएगा log 25 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी log 25, ठीक है। सो पुट सी बराबर log 25 इन इक्वेशन 1। सो देयर फोर ये आ जाएगा log x बराबर माइनस के टी प्लस log 25, ठीक है। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन 2। अब अब क्वेश्चन में जो दूसरी कंडीशन बोली है, दूसरी कंडीशन क्या बोली है कि 2 घंटे बाद 9 ही ग्राम बचा था, मतलब 2 घंटे में 16 ग्राम खत्म हो गया। सो व्हेन टी बराबर 2 hours, ठीक है। तो हमने घंटों में लिखा है क्या, तो घंटों में ही सॉल्व करते देखो, ठीक है। तो व्हेन टी बराबर 2 hours, एक्स बराबर कितना बचा है, एक्स बराबर बचा है 9, ठीक है, ग्राम्स। तो ये आ जाएगा log 9 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू 2 प्लस log 25, ठीक है। सो log 25 को यहाँ ले जाओ तो ये आ जाएगा log 9, अच्छा 2 के को इस साइड लेकर आओ और log 9 को वहां भेजो ताकि वो पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ये आ जाएगा log 25 माइनस log 9, तो ये आ जाएगा log 25/9। तो के बराबर आ जाएगा 1/2 log 25/9। अब इस 1/2 को log के टकले पे भेज दो। सो के बराबर आ जाएगा log 25/9 की पावर 1/2, मतलब 25/9 का रूट। तो ये आ जाएगा log 5/3। तो बेसिकली के की वैल्यू आ गई log 5/3। अब इस के की वैल्यू को डाल दो इक्वेशन 2 में, ठीक है। सो पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल दो। सो देयर फोर ये आ जाएगा log x बराबर माइनस के की वैल्यू क्या है, log 5/3 इंटू टी प्लस सी की वैल्यू क्या है, log 25, तो ये हो गया log 25। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour, तो 1 घंटा और 2 घंटे में 9 ग्राम बचा था, तो 1 घंटा और मतलब टी बराबर 3 घंटे में कितना एक्स बचा है। सो व्हेन टी बराबर 3, ठीक है। सो व्हेन टी बराबर 3, एक्स बराबर हमें पता करना है। सो देयर फोर ये आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू, ठीक है, -3 log 5/3 प्लस log 25, ठीक है। इस -3 को इसके ऊपर भेज दो, टकले पे भेज दो। तो log x बराबर आ जाएगा log, ये 5/3 3/5 बन जाएगा और फिर इसका क्यूब हो जाएगा, और ये हुआ log 25, समझे ना। log 5/3 पे जब -3 जाएगा तो सबसे पहले माइनस साइन तो उसको रेसिप्रोकल कर देगा, और फिर जो 3 है वो उसका क्यूब कर देगा। सो देयर फोर log x बराबर हो जाएगा log m इंटू एन हो जाएगा। अब ये सो 3/5 का क्यूब होता है 27/125, और इंटू हो जाएगा 25। तो ये 25 5 हो गया 125, ठीक है। सो log log भी कट गया, तो x बराबर आ गया 27/5, मतलब x बराबर आ गया 5.2। तो बेसिकली 5.4 ग्राम बचा होगा, ठीक है। 27/5 होता है 5.4, मतलब x बराबर 5.4 ग्राम बचा होगा 3 घंटे बाद, ठीक है। सो देयर फोर 5.4 ग्राम विल बी लेफ्ट आफ्टर 3 hours, या फिर विल बी लेफ्ट आफ्टर 1 more hours, ठीक है। अच्छा, ये 1 more का फंडा समझा क्या, 1 more इसीलिए इन्होंने बोला था ताकि आप टी बराबर 1 पुट कर दो और आंसर रॉन्ग आ जाए। बट हम लोग तो चैंपियन जेड से पढ़ते हैं, तो चैंपियन जेड ने बताया भाई कि टी बराबर 1 के लोचे में मत पढ़ना, एक और घंटा मतलब 2 घंटा प्लस 1 घंटा, तो टी बराबर 3 घंटा तुम्हें पुट करना है, ठीक है। या 5.4 ग्राम। चलिए सातवां क्वेश्चन करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, 7 है, 7 है, कहाँ है 7? ओ नेक्स्ट पेज पे है क्या? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन नेक्स्ट पेज। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। सो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी गिवन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन एट द इंस्टेंट। तो यार सेम ही टाइप के सारे क्वेश्चन है, क्या करना है, लेट द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी बी एक्स, ठीक है, एट एनी टाइम टी बी एक्स, हमने मान लिया एक्स है, ठीक है। और सिंस रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन
इज proportional to population at that instant, population at the instant, ठीक है। तो सिंस ऐसा है, देयरफॉर dx by dt proportional to x होगा, ठीक है। सिंस ऐसा है, देयरफॉर ऐसा होगा, राइट। ओके, तो आइए फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। सो थोड़ा कलर ये घच्चे यार, छोड़ो। ओके, सो देयरफॉर dt by dx क्या आ जाएगा, dt by dx आ जाएगा के एक्स के इक्वल। तो इसको रिजॉल्व कर लो। सो देयरफॉर ये आ जाएगा 1/x dx by dt, है ना। वही तो मैं बोला यार, ठीक है, क्योंकि रट्टा मार लिया ना अब यार, शुरू का स्टेप तो रट्टा हो गया है अब। तो शुरू का स्टेप जब रट्टा हो गया है तो यार समझ में आ ही जाता है अगर कुछ गलती हो तो। 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x, ये हो गया के टी प्लस सी। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है एट द इंस्टेंट एंड पीरियड पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 टू 40,000। तो इनिशियली कितनी थी, 30,000। ठीक है, तो व्हेन टी बराबर 0 पॉपुलेशन बराबर 30,000, और व्हेन टी बराबर 40 पॉपुलेशन बराबर 40,000। ठीक है, ओके। सो व्हेन टी बराबर 0, एक्स बराबर 30,000। ठीक है, सो देयर फोर लॉग 30,000 इज इक्वल्स टू सी। तो इस सी को अब यहाँ पे डाल दो। सो देयर फोर लॉग एक्स बराबर के टी प्लस आ गया लॉग 30,000। ठीक है, ओके। तो log x बराबर के टी प्लस लॉग 30,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला, अब क्वेश्चन में बोला है 40 साल में 30,000 से 40,000 हो गया। सो व्हेन टी बराबर 40 साल, x बराबर हो गया 40,000। ठीक है, तो बेसिकली हो गया log 40,000 इज इक्वल्स टू के टी प्लस log 30,000। ठीक है, तो log 40,000 अपॉन 30,000 हो जाएगा ये, और इज इक्वल्स टू क्या है, इज इक्वल्स टू है के टी। तो ये इससे स्वाहा हो गया। सो log 4/3 बराबर आ गया के इंटू 40। टी क्या है, टी 40 है ना। सो के बराबर आ गया 1/40 log 4/3। ठीक है, अब इस के को इक्वेशन 2 में डाल दो, मतलब इस इक्वेशन 2 में डाल दो। सो पुट के इन इक्वेशन 2। तो इस इक्वेशन 2 में डाल दो। सो देयर फोर ये हो जाएगा, देखो log 40,000 और log 30,000 सॉल्व हो गए तो log 4/3 ही आना है। और इज इक्वल्स टू के की जगह हो गया 1/40 log 4/3, और यहाँ पे हो गया इंटू टी। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है फाइंड द पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी। मतलब ये टी का, तो यहाँ पे देखो ये log 40,000 ना लिख के हम इसे लिखेंगे log x ना, क्योंकि बेसिकली तो ये x ही है। तो देखो मैं इसे पूरा रफ करके आपको बताता हूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैटर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ, मेथड यही रहेगा सॉल्विंग का। के बराबर 1/40 log 4/3 आया था। ठीक है, सो उस के को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। सो log x अपॉन 30, अच्छा नहीं यार, गलती कर दी, सॉरी 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 सॉरी, वापस लाओ। हाँ, अच्छा वो वापस आ गया। देखो के की वैल्यू हमने निकाली ना, तो इस के की वैल्यू को हमें इक्वेशन 2 में तो डालना है, लेकिन इक्वेशन 2 हमारी वहां नहीं थी यार। ये हमारी इक्वेशन 2 थोड़ी है। ये रफ कर, ये क्या है, log 40,000 ना, हाँ इसे रहने दो। इक्वेशन 2 हमारी ये है, देखो। ठीक है, तो इसमें हमें के की वैल्यू डालना है। सो log x बराबर ये हो गया, के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू है 1/40 log 4/3 इंटू टी। तो के की वैल्यू है 1/40 log 4/3, और ये इंटू जो टी है उसको मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, कोई परेशानी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, और प्लस log, ये हो गया 30,000। ओके, ओके। तो हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट एनी टाइम टी। मतलब टी के रिस्पेक्ट में हमें एक्स निकालना है, सॉरी टी के टर्म्स में हमें एक्स निकालना है। तो ये आ जाएगा, देखो log, जब 30,000 इस साइड आएगा तो एक्स से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n बन जाएगा। और ये हो गया log 4/3 की पावर t/40, t/40 log के टकले पे चला जाएगा, तो ये हो गया log 4/3 की पावर t/40, log log खत्म। सो देयर फोर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30,000, 30,000 इंटू 4/3 की पावर t/40। और तुम्हें यही निकाल के यहीं पे इसे छोड़ देना है, क्यों, क्योंकि इसमें वही पूछा ना, एट एनी टाइम टी, मतलब तुम्हें टी के टर्म्स में एक्स निकालना है, पॉपुलेशन निकालना है। तुमने पी माना होता तो पी बराबर आता। ठीक है, अब यहाँ पे टी की वैल्यू तुम 20 साल डालोगे तो 4/3 का रूट बन जाएगा, आंसर आ जाएगा। टी बराबर 40 साल डालोगे तो आंसर 40,000 आएगा। टी बराबर 40 साल डालने पे आंसर 40,000 आ रहा है, और क्वेश्चन में भी तो बोला है कि 40 साल में जो पॉपुलेशन है वो 40,000 पहुंच रही है।
राइट, तो मतलब हम लोगों का आंसर सही है। तो बेसिकली इसमें टी के टर्म्स में ही आंसर को रहने देना था, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमें के टर्म्स में रहने देना था आंसर को। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे जैसा मैंने बोला था, दो क्वेश्चन है पूरी टेक्स्ट बुक में, तो ये हो गया। ठीक है, सो अ बॉडी कूल्स टू अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग वही मान लेते हैं पहले, लेट थीटा नॉट बी द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी एट एनी टाइम टी। ठीक है, फिर इसमें क्या बोला है, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब कंडीशन लगा देते हैं। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या कहती है हमारी? कंडीशन कहती है कि भैया बॉडी कूल्स फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नहीं यार, आई एम रियली सॉरी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। मतलब कंडीशन पता नहीं कहाँ से दिमाग में चलने लगा, सुबह से बहुत पढ़ाया गया है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आज खत्म किया है बोर्ड पे, और फिर यहाँ आया हूँ। राइट, और डेफिनेट इंटीग्रेशन का मिसलेनियस भी कराया है आज। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अभी लाइव स्ट्रीम लेना है 9 बजे, 8:30 बज रहे हैं। ठीक है, तो 30 मिनट में मुझे अगले 5 क्वेश्चन कराने हैं। सो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है कि जो डी थीटा बाई डी टी होता है, वो प्रपोर्शनल होता है थीटा माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर के, तो थीटा -20 के, थीटा नॉट -20 के। सो डी थीटा बाई डी टी जो होगा, अच्छा बॉडी कूल हो रही है तो यहाँ पे माइनस के आएगा, तो माइनस के थीटा नॉट बाय -20। ठीक है, थीटा नॉट मानो या थीटा मान लो, एक काम करो थीटा मान लो यार, क्या बार बार नॉट बनाना। ठीक है, तो मुझे नॉट बनाते नहीं जम रहा है। सो चलो इंटीग्रेट कर देते, तो देयर फोर ये हो जाएगा 1/थीटा -20 डी थीटा बराबर माइनस के डी डी टी, के डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा, इंटीग्रेट होकर लॉग थीटा -20, और ये आ जाएगा माइनस के टी, और ये आ जाएगा प्लस सी। इसको दे दो इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखो जब टी बराबर 0 है तो बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री है। सो व्हेन व्हेन टी बराबर 0, तो थीटा जो है बॉडी का वो 100 डिग्री है। ठीक है, सो देयर फोर ये आ जाएगा लॉग 100 - 20 इज इक्वल्स टू के इंटू 0 प्लस सी। सो देयर फोर ये आ जाएगा लॉग 80 इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, तो देयर फोर पुट सी बराबर लॉग 80 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डाल देते हैं हम लोग सी बराबर लॉग 80। ओके, चलो पुट कर लेते हैं। ओके, सो पुट सी बराबर लॉग 80 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी लॉग थीटा -20 इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी प्लस सी की जगह आ गया लॉग 80। अच्छा, अब क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 20 मिनट में 60 डिग्री पे पहुंच गया। सो व्हेन व्हेन टी बराबर 20, थीटा बराबर हो गया 60। ठीक है, सो देयर फोर लॉग 60 - 20 बराबर आ जाएगा माइनस के इंटू 20 प्लस लॉग 80। ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा लॉग 40 इज इक्वल्स टू -20 के प्लस लॉग 80। अब लॉग 40 को वहां भेज दो और 20 के को यहाँ भेज दो। सो 20 के इज इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग 80 माइनस लॉग 40। ठीक है, सो देयर फोर 20 के जो है इक्वल्स हो जाएगा लॉग 80 अपॉन 40 के। ठीक है, सो के की वैल्यू आ जाएगी 1/20 लॉग 2। सो के की वैल्यू आ गई 1/20 लॉग 2। ठीक है, इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, सो इसको पुट कर दो इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में जब इसको पुट करोगे तो इक्वेशन 2 हो जाएगा लॉग थीटा -20 इज इक्वल्स टू -1/20 लॉग 2 इंटू टी प्लस लॉग 80। अब क्वेश्चन में जो पूछा है वो प्राउडली पता कर लो। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 30 डिग्री तक कूल होने में कितना टाइम लगेगा। सो व्हेन थीटा बराबर 30, टी बराबर क्वेश्चन मार्क, तो हमें ये टी पता कर लेना है थीटा बराबर 30 डाल के। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। सी हो जाएगा लॉग 30 - 20 इज इक्वल्स टू -1/20 लॉग 2, और टी हमें पता करना है, और ये प्लस लॉग 80। तो ये आ जाएगा लॉग 10 इज इक्वल्स टू लॉग 80 -1/20 लॉग 2 मल्टीप्लाइड बाय टी। इसको इस साइड कर लो। सो देयर फोर ये आ जाएगा 1/20 लॉग 2 इंटू टी बराबर लॉग 80 माइनस लॉग 10। ठीक है, सो देयर फोर ये हो जाएगा 1/20
log 2 इंटू टी, तो टी इंटू log 2, और ये जो 20 है ना उसको इस साइड भेज दो। सो 20 log 80/10 हो गया ये, ठीक है। और उसके बाद मैंने 20 को यहाँ भेजा, पहले 80/10 किया फिर 20 को यहाँ भेजा। सो टी इंटू log 2 इज इक्वल्स टू हो गया 20 log 10, सॉरी 20 log 8। 80/10 क्या हो जाएगा, ये देखो 10 है ना, सो 80/10 क्या हो जाएगा, log 8 हो जाएगा। अब टी को log के टकले पे भेजो, सो ये हो गया log 2 की पावर टी, और इस 20 को log के टकले पे भेजो, सो log 8 के पावर 20। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे log 2, एलएचएस में क्या है हम लोगों का, देखो एलएचएस में हम लोगों का log 2 है ना, तो अगर हम लोग आरएचएस में भी log 2 बना दें तो टी फिर उसी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर किसी का बेस सेम है तो उसका इंडेक्स भी सेम रहेगा। मतलब अगर 3 का स्क्वायर यहाँ है, नहीं यहाँ पे 3 की पावर टी है, और वो इक्वल है 3 की पावर 3 के। देखो ना, जैसे यहाँ पे है 3 की पावर टी, और ये इक्वल है 3 के 2 के, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे टी बराबर 3 ना। तो इसका मतलब वैसे ही जो log 2 है एलएचएस में, वैसे ही log 2 में आरएचएस में बना दूं तो टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी डायरेक्टली। सो देयर फोर ये हो जाएगा log 2 पहले पे टी इज इक्वल टू log 8 को मैं लिख दूंगा 2 का क्यूब, और मल्टीप्लाई बाय 20 तो है ही। अब देखो log 2 सेम हो गया, मतलब टी की वैल्यू आ गई 3 इंटू 20, मतलब टी की वैल्यू आ गई 60 मिनट्स। मतलब आफ्टर 1 आवर्स, देयर फोर आफ्टर 1 आवर्स, या फिर 1 आवर, या फिर नहीं 1 आवर ही आएगा, बॉडी विल बी कूल्ड टू 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रिक यही थी कि भैया वैल्यू कैलकुलेट करने नहीं आती लोगों को, बस वही है, और बाकी सब तो यार चिंदी है, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है, देख लो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अ राइट सर्कुलर कोन हैज हाइट 9 सेंटीमीटर्स एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 5 सेंटीमीटर। इफ इट इज इन्वर्टेड एंड वाटर इज फ्लोड वाटर लेवल राइजेस। ये तो एओडी का क्वेश्चन है। वेयर ए इज द एरिया ऑफ वाटर शो दैट द वेसल, ठीक है, वाटर लेवल राइजेस एट द रेट दिस, ठीक है। ये रेट हम लोगों का वाटर लेवल का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ओके, सिंपल है यार। तो यहाँ पे कुछ एओडी के भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन 9 भी एओडी का ही है ऐसा है। सो क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो, let the height and radius of the cone be, हाइट को मान लो h एंड रेडियस को मान लो r, ठीक है। सो देयर फोर h की वैल्यू तुम्हें दी है 9 सेंटीमीटर्स, और r की वैल्यू दी है 5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। सो r बाय h निकाल लो जैसा एओडी में किया था, तो r बाय h आ गया 5/9, ताकि हम लोग सब्सटीट्यूट कर सकें r की जगह h के टर्म्स में कुछ कुछ, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अब पढ़ते क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ एट एनी इंस्टेंट वाटर लेवल राइजेस, वाटर लेवल मतलब कितनी हाइट पर है वाटर, तो ये आपको दिया है dh/dt, ठीक है। वाटर लेवल राइजेस एट पाई/a सेंटीमीटर्स, और ये भी देखो ना कि वो पाई/a सेंटीमीटर्स लिखा हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड एरिया के लिए थोड़ी लिखा जाएगा। अगर वो वॉल्यूम होता या एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब आता ना, बट क्योंकि ये हाइट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब जो dh/dt है उसकी वैल्यू है पाई/a, ठीक है। अच्छा, एरिया किसका होगा, एरिया होगा वाटर लेवल का, ठीक है। तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस यहाँ पे आएगा, देखो एरिया ऑफ वाटर सरफेस, एरिया ऑफ वाटर, ठीक है, एरिया ऑफ वाटर लेवल, वाटर सरफेस बोल सकते हो, वो क्या आएगा, वो आएगा पाई r स्क्वायर, ठीक है। सो ए बराबर आया पाई, आर स्क्वायर की जगह मैं पुट कर दूंगा 5/9 h का स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे dh/dt मालूम है ना, तो मुझे r को h में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ए की वैल्यू आ जाएगी देखो 25/81 पाई एच स्क्वायर। तो पाई बाय ए की वैल्यू निकालो, तो पाई बाय ए की वैल्यू हो जाएगी 81/25 h स्क्वायर, ये हो गई पाई बाय ए की वैल्यू। सो dh/dt की जगह मैं पुट आउट कर सकता हूँ 81/25 h स्क्वायर। सो dh/dt इज इक्वल्स टू, पाई बाय ए की जगह मैंने पुट कर दिया 81/25 h स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम 1, और इसको लिख दो इक्वेशन 1, ठीक है। तो अब देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो आप इसको अब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द टाइम व्हेन इट बी फुल। अच्छा, शो दैट द वेसल विल बी फुल, मतलब वही है, टाइम ही पता करो, बेसिकली 75 आ ही जाएगा तुम्हारा आंसर अगर करेक्ट है तो, ठीक है। तो फिलहाल ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई तुम्हारी, तो इसको रिजॉल्व करो। सो देयर फोर ये आ जाएगा
25h स्क्वायर डी एच इज इक्वल्स टू 81 dt। इंटीग्रेट कर दो तो ये 25 कांस्टेंट था बाहर, एच स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ गया h³ बाय 3 और ये आ गया 81t प्लस सी। अच्छा, जब t 0 रहा होगा, मतलब जब पानी चलना नहीं शुरू हुआ होगा, तो क्या उस समय पानी थोड़ा भी भरा होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब जब t 0 रहा होगा तो h भी 0 रहा होगा, तो इसका मतलब उस समय c भी 0 रहा होगा, मतलब c की वैल्यू भी फिर 0 है। ठीक है, सो देयर फोर 25h³ बाय 3 की जो वैल्यू है वो 81t के बराबर है। ठीक है, सो तो यहाँ पे क्या है, क्या भर रहे हैं हम लोग? कोन भर रहे हैं ना। सो कोन विल बी फुल व्हेन हाइट विल रीच 9 सेंटीमीटर। हाइट की वैल्यू अगर 9 सेंटीमीटर हो गई तो इसका मतलब कोन हो गया फुल। सो व्हेन h बराबर 9 सेंटीमीटर देन कोन विल बी फुल। तो इसका मतलब h बराबर 9 पे हमें t निकाल लेना है, और t हमारा 75 सेकंड आना चाहिए अगर आंसर करेक्ट है तो देयर फोर 25/3 h³ की जगह आ जाएगा 9 × 9 × 9 इज इक्वल्स टू 81 इंटू टी। 9 9 जा 81 के साथ ये खत्म, और 3 3 जा 9, तो t बराबर आ गया 25 3 जा 75 सेकंड्स। तो इसका मतलब 75 सेकंड्स लगेंगे इसे भरने में। तो बेसिकली एओडी ऐसा ही क्वेश्चन था, बट हाँ यार थोड़ा ट्रिकी था, बढ़िया था यार। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया हम लोगों ने? dh/dt की वैल्यू हमें π/a दिया था। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा dh/dt है या फिर da/dt है dv/dt है? यूनिट देख लो, यूनिट है सेंटीमीटर पर सेकंड। तो सेंटीमीटर एरिया की यूनिट थोड़ी होती है, सेंटीमीटर एरिया, एरिया की यूनिट तो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम की तो सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो वो देख लो आप लोग। ठीक है, और बाकी ये, बाकी सब तो यार पहचान ही जाओगे, राइट? π/a की वैल्यू निकाल लिए, खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे भी वैसा ही है, चलो देखते हैं इसे। आइए, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है अज्यूम द स्फेरिकल रेन ड्रॉप। ठीक है, अज्यूम दैट अ स्फेरिकल रेन ड्रॉप इवापोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब जो एक रेन ड्रॉप है वो इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है तो क्या हो रहा होगा? उसका वॉल्यूम कम हो रहा होगा। तो वॉल्यूम उसका जो कम हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? सरफेस एरिया के। और रेडियस है, और हाइट वाइट कुछ नहीं रहेगा ना, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सरफेस एरिया, वॉल्यूम और रेडियस मान लेते हैं। लेट आर एस एंड वी be the radius, surface area and volume of the spherical raindrop, and volume of the spherical raindrop। ठीक है, ये सब क्या हो गया? स्फेरिकल रेनड्रॉप का डायमेंशंस हो गया। ठीक है, स्फेरिकल रेनड्रॉप। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि भैया जो dv/dt है, जो इवापोरेशन रेट है, मतलब जो dv/dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस आ गया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा, सो dv/dt इज इक्वल्स टू आएगा माइनस के एस। माइनस के क्यों? क्योंकि इवापोरेट हो रहा है ना, क्योंकि इवापोरेट हो रहा है तो माइनस के आएगा। कम हो रहा है ना, जब भी कोई चीज खत्म हो रही हो, कम हो रही हो, रेड्यूस हो रही हो तो माइनस के लेना, डिक्रीज हो रही हो तो माइनस के लेना। ठीक है, सो v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है 4/3 πr³ तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, ताकि हमें dv/dt मिल जाए। ठीक है, सो dv/dt हो जाएगा, देखो यहाँ से 4/3 r³ का 3 नीचे आएगा तो ये होगा 3r² dr/dt, और पाई तो ऑब्वियसली है ही, सो 3 3 से कैंसिल होगा। सो dv/dt की वैल्यू आती है 4πr² dr/dt। तो ये dv/dt को इक्वेशन 1 बोल के इसमें डाल दो। सो फ्रॉम 1 dv/dt विल बिकम 4πr² dr/dt और इज इक्वल्स टू माइनस के। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4πr²। तो ये 4πr², ये 4πr² कैंसल, सो देयर फोर ये आ गया, देखो dr इज इक्वल्स टू आ गया माइनस के dt। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो देयर फोर r की वैल्यू आ जाएगी माइनस के टी प्लस सी। रेडियस की वैल्यू आ गई माइनस के टी प्लस सी। हम लोग कंडीशंस देखते हैं यार, कंडीशंस पता चलेंगी तभी तो कुछ रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन तो हमने पढ़ी नहीं, आइए कंडीशन पढ़ते हैं। कंडीशन इफ द रेडियस ओरिजिनली 3 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस ओरिजिनली 3 मिलीमीटर, सो व्हेन t बराबर 0 r बराबर 3, व्हेन t बराबर 0 r बराबर 3, सो बेसिकली 3 बराबर माइनस के इंटू 0 प्लस सी, मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब इसको यहाँ पुट करो, सो देयर फोर r बराबर आ गया माइनस के टी प्लस 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? ठीक है, व्हेन, सॉरी, ठीक है, फ्रॉम 1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 1 घंटे बाद 2 मिलीमीटर हो गया। ठीक है,
1 घंटे बाद 2 मिलीमीटर हो गया। सो देयर फोर वेन टी बराबर 1, आर बिकम्स 2। सो देयर फोर 2 बराबर माइनस के इंटू 1 प्लस 3। सो देयर फोर के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू के वहां जाएगा 2 यहाँ आएगा, तो के की वैल्यू आ जाएगी 3 - 2, मतलब के की वैल्यू हो जाएगी 1। सो इस के की वैल्यू जो 1 आई है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो। सो पुट के बराबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जैसे ही डालोगे के बराबर 1, तो आर बराबर आ जाएगा -t+3, मतलब आर बराबर आ जाएगा 3 - t। तो ये आ गया तुम्हारा रेडियस। ठीक है, एट एनी टाइम टी, क्वेश्चन में बोले ना एट एनी टाइम टी, तो इसको मैच करना हो तो कैसे मैच कर सकते हो? देखो ओरिजिनली रेडियस कितना था, 3 मिलीमीटर, मतलब टी बराबर 0 डालो, 3 आ रहा है, सही है। 1 घंटे बाद 2 मिलीमीटर हुआ, टी बराबर 1 डालो, 2 आ रहा है, मतलब सही है। ये तो कैसे किया हम लोगों ने, डीवी बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एस दिया था और वो कम हो रहा था, तो माइनस के एस हुआ। फिर हम लोगों ने डीवी बाई डी टी अलग से निकाला, वहां पे रिसब्स्टिट्यूट किया, सरफेस एरिया का वैल्यू डाला, 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल किया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया और कंडीशंस यूज कर करके सी और के की वैल्यू निकाल के डाल दी, और हमारा आंसर बन गया आर बराबर 3 - t। अच्छा, एक और चीज है इसमें देखो, 3 घंटे बाद जो बबल है, जो रेन ड्रॉप है, वो पूरा इवापोरेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 घंटे बाद पूरा इवापोरेट हो जाएगा। कैसे पता चला? क्योंकि देखो टी बराबर 3 पे आर 0 हो जा रहा है। सो जो टी है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, हाँ ये भी है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये भी डाल लेना यहाँ पे। क्योंकि 3 घंटे, 3 डालो आर बराबर 3, तो मतलब 3 घंटे बाद पूरा का पूरा पानी ही खत्म हो जाएगा। सो देखो ना यार, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स ये बता देता है कि दिए हुए रेन ड्रॉप को कितना टाइम लगेगा आसमान की ऊंचाइयों में जाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एट ए प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो ये वही है यार, ये तो। सो लेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन बी एक्स। ठीक है, लेट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन बी एक्स। ठीक है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पॉपुलेशन। तो सिंस रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो इसका मतलब जो dx बाई डी टी है वो क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ होगा। सो देयरफॉर जो dx बाई डी टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, x के। ठीक है, सो dx बाई डी टी बराबर क्या आ जाएगा, dx बाई डी टी बराबर आ जाएगा k इंटू एक्स। अब x को यहाँ ले लो और डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर लो। सो 1/x dx बराबर आ जाएगा k dt। ये फर्दर रिजॉल्व करते हैं। सो 1/x का दोनों साइड इंटीग्रेट कर लो, सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, और k dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा k t प्लस c। ये हो गया इक्वेशन 1। आइए अब कंडीशंस पढ़ते हैं। तो यहाँ तक तो स्टेप कॉमन था, इसीलिए कंडीशन पढ़ी हम लोगों ने। फॉर अ सर्टेन सिटी इट इज फाउंड दैट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 0.04। मतलब के की वैल्यू दे दी है 0.04। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया यार। तो के की वैल्यू 0.04 है, मतलब 4/100 है। ठीक है, तो के की वैल्यू दी थी 0.04, मतलब 4/100। तो के की वैल्यू हो गई 4/100। आइए फर्दर पढ़ते हैं। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर 24 ईयर्स इफ इनिशियल पॉपुलेशन इज 10,000। सो व्हेन टी बराबर 0, वेन टी बराबर 0, एक्स बराबर 10,000। ठीक है, सो देयर फोर लॉग एक्स बराबर, सॉरी लॉग 10,000 बराबर 4/100, मतलब 1/25 इंटू टी प्लस सी। तो इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई लॉग 10,000। ठीक है, तो हमने सी की वैल्यू निकाल ली लॉग 10,000, और अब इसको हम लोग पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो पुट सी बराबर लॉग 10,000 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में डाल दो। सो देयर फोर ये आ जाएगा, देखो लॉग एक्स बराबर 1/25 टी प्लस लॉग 10,000, 1/25 टी प्लस लॉग 10,000। ठीक है, तो 1/25 टी को मैं t/25 लिख देता हूँ, वरना वो टी प्लस जैसा लग रहा था। अब बोल रहा है 25 साल बाद पॉपुलेशन पता करो। ठीक है, सो वेन टी बराबर 25, हमें एक्स पता करना है, वेन टी बराबर 25, एक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। सो बेसिकली लॉग 10,000 को इस साइड लेकर आओ। सो लॉग एक्स माइनस लॉग 10,000 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 25/25। ठीक है, सो लॉग एक्स माइनस लॉग 10,000 हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन 10,000, और इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। ठीक है, ठीक है।
तो log 1 कब होता है? log 1 होता है log e रहने पर, तो इसको कर दिया log e, तो log log कट गया, तो x बराबर आ गया 10,000 e, और e की वैल्यू 2.71 समथिंग होती है। ठीक है, तो मैं देख के आता हूँ कितनी वैल्यू होती है और फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो e की वैल्यू होती है 2.7182, तो उससे हम लोगों ने 10,000 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 27,182। तो 27,182 हो जाएगी पॉपुलेशन आफ्टर 25 ईयर्स। ठीक है, अब ये सब ट्रिक्स है, देखो यहाँ पे कट कुट के वन आ रहा था, तो हमें ये सोचना कि वन तो लॉग ई पर होता है, तो ये सब ट्रिक्स है छोटी मोटी, तो ये सब आप लोग भी सोचने लगोगे, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी तो। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर फाइनल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना कैसे करना था? अच्छा, 2.7182 क्वेश्चन में दिया था। अरे यार, मैं गूगल करने चला गया। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे दिया है रेडियम डीकम्पोजेज विद द एट द रेट प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है, तो रेडियम डीकम्पोजेज इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, तो जितना अमाउंट प्रेजेंट है उसको एक्स मान लो यार, वही कहानी अभी भी चल रही है। राइट, सो लेट द अमाउंट प्रेजेंट बी एक्स एट एनी टाइम टी। ठीक है, किसी भी टाइम टी पर जो अमाउंट प्रेजेंट है वो मान लिया एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में बोला है? क्वेश्चन में बोला है जो डी एक्स बाई डी टी है। अच्छा, पूरा लिखूं? पूरा लिखता हूँ मैं, देखो फाइनल क्वेश्चन है तो पूरा तो लिखना ही चाहिए। सिंस decomposition is proportional to the amount present। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ परसेंट परसेंट में चर्चा की है, तो देखेंगे उसको, फिलहाल हम लोग अपनी नॉर्मल कंडीशन करते हैं। सो देयर फोर जो डी एक्स बाई डी टी है वो प्रपोर्शनल है एक्स के। ठीक है, सो डी एक्स बाई डी टी जो है वो इक्वल टू आएगा के एक्स। ठीक है, तो एक्स को इस साइड ले लो, सो देयर फोर 1/x डी एक्स इज इक्वल्स टू आ जाएगा के डी टी। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा log x इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी। ठीक है, इसको दे दो इक्वेशन 1। अब पढ़ते हैं कंडीशन, यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में सेम स्टेप है, तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बोल रहा है पी परसेंट ऑफ अमाउंट डिसअपियर इन 1 ईयर। पी परसेंट मतलब पी बाय 100 अमाउंट एक साल में गायब हुआ। ठीक है, मतलब व्हेन टी बराबर 1। अच्छा, ये भी तो निकाल लो, व्हेन टी बराबर 0, एक्स बराबर एक्स नॉट, कितना रहा होगा? हम मान लेते हैं कि 100 था। ठीक है, व्हेन टी बराबर 0, लेट एक्स बराबर 100। ठीक है, 100 रहा था उस टाइम। ठीक है, जब टी 0 था तो उस समय 100 था, क्योंकि परसेंट में खेल चल रहा है ना। तो अब की बार जो बचा हुआ कितना रहेगा? बचा हुआ रहेगा 100 माइनस पी बाय 100। राइट, हम लोग, चलो ठीक है, तो चलो ठीक है यार, एक्स बराबर 100 की जगह एक्स नॉट ही मान लो, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, वरना आप सोचोगे ये क्या कर रहे हो। तो ऐसा ही करते हैं ना, वेन टी बराबर 0 लेट एक्स बराबर एक्स नॉट, तो लॉग एक्स नॉट बराबर आ गया के इंटू 0 प्लस सी, तो देयर फोर सी बराबर आ गया लॉग एक्स नॉट। अब इस लॉग एक्स नॉट को 1 में पुट कर दो, सो पुट सी बराबर लॉग एक्स नॉट इन इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 1 में डाल दो सी बराबर लॉग एक्स नॉट। ओके, सो देयर फोर ये आ जाएगा लॉग एक्स बराबर के टी प्लस लॉग एक्स नॉट। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पी परसेंट अमाउंट जो है वो डिसअपियर हो गया, तो एक्स नॉट में से पी परसेंट अमाउंट गया, मतलब एक्स नॉट माइनस पी बाय 100। एक्स नॉट में से पी परसेंट अमाउंट गया, मतलब एक्स नॉट माइनस पी बाय 100। कब? 1 घंटे में, मतलब वेन टी बराबर 1, वेन टी बराबर 1, एक्स बराबर कितना हो गया? एक्स बराबर हो गया एक्स नॉट माइनस पी बाय 100 ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, मतलब जैसे आपके पास 10 नंबर थे, अब 10 नंबर में से 2 नंबर गए, 2% नंबर गए, सॉरी, ऐसे लो ऐसे लो ऐसे लो, देखो 10 मत लो, आप मानो आपके पास 100 नंबर थे, और अब मैं बोलता हूँ आपके 2% नंबर गए, तो बचे कितने? कितने बचे? 98 बचे ना। तो 98 कैसे निकाल रहे हो? 2/100 से निकाल रहे हो। आप कैसे निकाल रहे हो? आप इस 100 में माइनस कर रहे हो कितना? 2%। तो 100 माइनस 2% मतलब 2/100 कर रहे हो, नहीं, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर रहे हो, तो ये 100 100 कट के तब 98 आ रहा है। राइट, कैसे कर रहे हो? देखो, आप आपसे मैंने बोला आपके पास 100 नंबर था, और फिर 2% नंबर गया, 2% नंबर गया, मतलब 100 नंबर में से 2% नंबर गया किसका? 100 नंबर का। तो ये आंसर 98 आ रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको लिखा है एक्स नॉट माइनस पी बाय 100 ऑफ एक्स नॉट।
ठीक है, तो बेसिकली ये फंडा है। ओके, तो इस इक्वेशन में डाल देते हैं उसे के निकालने के लिए। सो ये आ जाएगा, देखो लॉग एक्स बराबर, एक्स की जगह डाल दो लॉग, एक्स की जगह डाल दो एक्स नॉट माइनस पी बाय 100 ऑफ एक्स नॉट इज इक्वल्स टू के टी प्लस लॉग एक्स नॉट। अब इस लॉग एक्स नॉट को इस साइड भेजो, सो देयर फोर ये आ जाएगा लॉग एम अपॉन एन, मतलब एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट ऑफ पी बाय 100 और नीचे आया एक्स नॉट इज इक्वल्स टू आया के टी। ठीक है, अब एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट काट दो, एक्स नॉट एक्स नॉट एक्स नॉट काट दो। ठीक है, ठीक है, सो देयर फोर ये आएगा, देखो ये आएगा, देखो लॉग 100 माइनस पी अपॉन 100 इक्वल टू के इंटू वन, टी बराबर वन बोला है ना, सो के की वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई लॉग 100 माइनस पी अपॉन 100। ठीक है, तो इस के को आप डाल दो इक्वेशन टू में, इक्वेशन टू कहाँ है, इक्वेशन टू यहाँ है, ये यहाँ। ठीक है, सो पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू में डाल दिया हमने वैल्यू ऑफ के। ओके, ओके, तो पता क्या करना है वैसे, व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट आफ्टर 2 इयर्स, तो अब की बार टी बराबर 2 डाल के हमें एक्स पता करना है। फिलहाल ये देखो आ रहा है लॉग एक्स बराबर, के की जगह आ गया लॉग 100 माइनस पी अपॉन 100, ठीक है, इंटू टी प्लस लॉग एक्स नॉट। ठीक है, ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आफ्टर 2 इयर्स व्हाट मच अमाउंट ऑफ रेडियम विल बी लेफ्ट, तो टी बराबर 2 डाल दो और उसके बाद देखते हैं क्या सॉल्व करना है। सो व्हेन टी बराबर 2, ठीक है, सॉल्व कर लो व्हेन टी बराबर 2 के लिए। ओके, सो ये हो गया लॉग एक्स नॉट को इस साइड घसीट लो, तो लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स नॉट बराबर, यहाँ पे हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स लॉग 100 माइनस पी अपॉन 100। ठीक है, सो 2 ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट, तो लॉग एक्स अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग 100 माइनस पी अपॉन 100 का स्क्वायर। ठीक है, सो देखो लॉग से लॉग खत्म, लॉग से लॉग खत्म, तो इसका मतलब एक्स अपॉन एक्स नॉट जो है वो इज इक्वल्स टू आ गया 100 माइनस पी का होल स्क्वायर अपॉन 100 के स्क्वायर के। अच्छा, एक्स बराबर देखो क्या आ रहा है, एक्स बराबर आ रहा है 100 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट। अब देखो सारा चैलेंज यहीं पर है, सारा चैलेंज यहीं पर है कि भैया परसेंट कैसे निकाले, तो परसेंट कैसे निकाला जाता है बताओ, परसेंट कैसे निकाला जाता है, जैसे तुम्हारा 2 नंबर आया 9 नंबर में से, तो मैं परसेंट कैसे निकालूंगा, जितना नंबर आया है अपॉन जितना नंबर था, मतलब जितने नंबर का पेपर था मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे निकालते हैं परसेंट। राइट, परसेंट कैसे निकालोगे, देखो परसेंट अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, परसेंट अमाउंट कैसे निकालोगे? जितना अमाउंट बचा है, कितना बचा है, 100 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, और अपॉन जितना अमाउंट था, कितना अमाउंट था, एक्स नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो एक्स नॉट खत्म हो गया, और ये 100 जब अंदर जाएगा, सो परसेंट अमाउंट यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा। ओके, तो देखो हम लोगों का जो अमाउंट बचा है वो बचा है 100 माइनस पी बाय 100 का होल स्क्वायर इंटू एक्स नॉट, अपॉन कितना अमाउंट हमारे पास था, एक्स नॉट, मतलब टोटल अमाउंट इनिशियली कितना था, एक्स नॉट, तो जितना अमाउंट बचा मतलब जितना नंबर तुमने लाया अपॉन जितने नंबर का पेपर था मल्टीप्लाइड बाय 100, ऐसे आता है ना परसेंट, मतलब 40% मार्क्स लाए तुम, अगर 10 में से 4 नंबर आया तो, या 100 में से 40 आया तो 40% लाए तो इसी तरीके से आता है ना, तो वही तो यहाँ पे भी किया है, जितना अमाउंट बचा अपॉन जितना अमाउंट था मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो परसेंटेज नहीं आएगा। सो देखो सिंपलीफाई कर लो, क्योंकि ये थोड़ा ऐसा लग रहा है, ध्यान मुझे देखना है बहुत तक, 100 आ जाएगा और माइनस ये पी अपॉन 100 आ जाएगा, पी अपॉन 100 ये है इसका स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से। ठीक है, ठीक है, बेसिकली इस 100 को मैं लिख देता हूँ 10 का स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस पी अपॉन इस 100 को भी लिख दो 10 का स्क्वायर और इसको भी लिख दो 10 का स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर दोनों पे है तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉमन स्क्वायर बना देता हूँ, ये बना दिया एक स्क्वायर कॉमन, तो स्क्वायर जब कॉमन हो गया तो अंदर बचा 1 माइनस पी बाय 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे 10, स्क्वायर कॉमन हो गया ना, स्क्वायर कॉमन हो गया मतलब, स्क्वायर कॉमन हो गया का मतलब ये है कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलके सिर्फ अब यही स्क्वायर है। राइट, समझ रहे हो ना, इसका स्क्वायर करोगे तो इस पे भी स्क्वायर आएगा और इस पे भी स्क्वायर आएगा, अरे भाई एक्स वाई का स्क्वायर कैसे लिखते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखते हो ना, तो वही तो यहाँ पे भी है, 1 माइनस पी बाय 10 स्क्वायर का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, समझते नहीं हो यार, तो ये 10 अब अंदर जाएगा, तो 10 जब अंदर जाएगा मतलब होगा तो 10 बन जाएगा, और 10
माइनस करके बचे पी बाय 10, 10 - p/10 का स्क्वायर। अब शायद उन्होंने इसमें से भी 10 को कॉमन लिया है, राइट? तो ये आ जाएगा 10 बाहर, और अंदर बचा 1 माइनस पी। नहीं नहीं, इतना नहीं किया होगा। ओके, तो यही है परसेंट अमाउंट लेफ्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन था जो शायद आपको ना समझा हो, लेकिन बाद में मैंने आप लोगों को समझा ही दिया। तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, कर लिया। अब चलो आगे मैं स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ। देयर फोर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 years विल बी। ठीक है, देयर फोर है, परसेंट नहीं है ये। देयर फोर अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 2 years विल बी 10 - p/10 का होल स्क्वायर परसेंट। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, ये हो गया स्क्रीनशॉट क्वेश्चन नंबर 12 का। ओके, तो इसी के साथ लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आज हम लोगों ने 12 क्वेश्चंस कर लिए। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग सॉल्व करेंगे मिसिलेनियस। ठीक है, मिसिलेनियस बोले तो मिसिलेनियस और क्या। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।